सवाल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की कड़ी में हम जुड़ने जा रहे हैं गणित विषय के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से रतिया के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राध्यापक साथियों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है विद्यार्थियों की शंका समाधान का। उनको किसी भी विषय में पढ़ते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं और उनके सवालों का यथासंभव जो जवाब है वो उन तक पहुँचाएंगे। तो अभी आज का विषय है गणित, जिसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गणित एक्सपर्ट, मैथ्स एक्सपर्ट सुरेश रोहिला जी। तो आइए जुड़ते हैं सुरेश रोहिला जी के साथ। नमस्कार। आज के इस मैथ के सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जिन प्रश्नों को हम उठाएंगे, वो चैप्टर है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे लिए 5 अंकों का जो प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। 5 अंक में एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको लिखना है, और 1 अंक का प्रश्न जो पूछा जाएगा वो प्रश्न रहेगा आपका MCQ, यानी 5 अंक इस चैप्टर में से आप स्कोर कर सकते हो। अगर इन दोनों प्रश्नों पर आप अच्छी पकड़ कर लेते हो तो आपके 5 अंक कहीं भी नहीं गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो सबसे पहले आज का जो सवाल पूछा है वो है अनु बाला ने। हाँ जी अनु बाला जी, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मैं अनु, मैं 10वीं बी की छात्रा हूँ। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतिया में पढ़ती हूँ। मेरा गणित का प्रश्न है कि श्रेणी क्या है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अनु बाला ने कि श्रेणी क्या है। आइए इस श्रेणी को एक पैटर्न के द्वारा समझते हैं कि आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके सामने पैटर्न है। सबसे पहले आया ये, फिर ये और फिर ये। क्या अब आगे क्या आएगा आप बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आना है वो आएगा ये। आइए एक पैटर्न और लेते हैं। सबसे पहले आया ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्या अब आगे क्या आएगा आप सोच सकते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इस पैटर्न में जो अगला जो आएगा पद वो ये होगा। बिल्कुल सही सोचा है। आइए अब हम न्यूमेरिकल पैटर्न लेते हैं, एक संख्यात्मक पैटर्न लेते हैं। तो आपके सामने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले आया 4, 10, 16, 22। क्या आगे क्या आएगा आप बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा है। जो आगे इसमें जो पद जो टर्म आएगी वो आएगी 28। आइए एक और पैटर्न लेते हैं। सबसे पहले आया 50, 40, 30, 20। तो नेक्स्ट क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका, आपने सही सोचा है। नेक्स्ट जो आएगा वो है 10। तो इन दोनों जो हमने न्यूमेरिकल पैटर्न लिए हैं, इसमें जो अगली जो टर्म आनी है हम उसको बता पा रहे हैं। वो किस प्रकार आप बता पा रहे हैं? क्योंकि एक विशेष नियम है दोनों पैटर्न में जिसको फॉलो किया गया है, जिसके आधार पर जो नेक्स्ट जो टर्म आनी है, जो पद आना है, हम उसको बता पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्याओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखना एक श्रेणी का निर्माण करता है। यानी आप श्रेणी तभी कह सकते हो जब संख्याओं को लिखने में किसी विशेष रूल या किसी नियम को फॉलो किया गया है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ गया है 50, फिर आ गया 18, फिर आ गया 39 और फिर आ गया 20। क्या आगे क्या आएगा? क्या वो पद हम बता पा रहे हैं? जरा सोचें, आपके पास टाइम है सोचने के लिए, 20 सेकंड में आपको देता हूँ। जरा सोचिए क्या आगे आएगा हम बता पा रहे हैं? सोचो। जी हाँ, हम इस
संख्यात्मक एग्जाम्पल में कोई नियम फॉलो नहीं किया गया कि हम आगे क्या आएगा वो पद बता सकें। तो ये एक श्रेणी का निर्माण नहीं करता है क्योंकि इसको लिखने में कोई नियम फॉलो नहीं किया गया है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि श्रेणी क्या है। संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखना एक श्रेणी का निर्माण करता है। तो अनु वाला आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। हम श्रेणी हमने देखा, अब श्रेणी में ही एक और टाइप बनता है जो है समांतर श्रेणी। ये श्रेणी का प्रकार है। श्रेणी में समांतर श्रेणी भी होती है। समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने है 9, 17, 25, 33। इसमें आप देखो लगातार दो पद 9 और 17, इनके बीच में अंतर कितना है? 8 का। 17 और 25, इनके बीच में अंतर कितना है? 8 का। 25 और 33, इनके बीच में अंतर कितना है? 8 का। यानी क्रमागत दो पदों के बीच में अंतर एक समान आना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, 26, 31, 36, 41। 26 और 31 दो क्रमागत पद है, इनके बीच में अंतर कितना का है? 5 का। 31 और 36, इनके बीच का अंतर कितना है? 5 का। 36 और 41, इनके बीच में अंतर कितना है? 5 का। तो ऐसे पद, ऐसी श्रेणियां जिनका अंतर एक समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में एक और भी श्रेणी है जिसको हम +1 में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी कहा जाता है, जो हम +1 में पढ़ेंगे। अब जो दूसरा प्रश्न, हाँ जी पिंकी अपना प्रश्न पूछे। मेरा नाम पिंकी है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से पिंकी ने पूछा है एपी का व्यापक रूप क्या होता है? सॉरी, कि एपी का व्यापक रूप क्या है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपके सामने एक पैटर्न है, एक एपी है 3, 7, 11, 15। अब अगर हम देखें तो 7 हमें 3 में 4, यानी प्रत्येक पद में 4 4 जोड़ने से हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। अब हम यहाँ पर A1 ले लेते हैं, 3 है, और जो D आ रहा है सार्वंतर जो है वो 7 घटा 3 करके 4 आ रहा है। यहाँ पर A1 जो 3 है ये हमारा प्रथम पद हो गया। तो A2 जो 7 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 जमा में 4 बराबर है A जमा में D। इसी प्रकार हम A3 कैसे लिखेंगे, जो कि 11 है। 3 जमा में 2 इंटू 4, जो कि हमारा 11 बन रहा है। या हम कह सकते हैं A3 जो है A जमा में 2D है। इसी प्रकार A4 जो 15 है उसको हम लिखेंगे 15 बराबर है 3 जमा में 3 इंटू 4, जो कि 15 बन रहा है। या हम इसको कह सकते हैं A जमा में 3D। इसी प्रकार अगर इनको हम देखें कि हमने A2 जब लिखा तो हमने D1 लिया है, A3 लिखा तो हमने D2 लिया है, A4 लिखा तो हमने D3 लिया है। यानी जैसे जैसे हम मान निकालते जा रहे हैं D का मान बढ़ता जा रहा है। और D कितना हो रहा है? जो पद आपने निकालना है उससे 1 कम है। अगर आप A4 निकाल रहे हो तो D आपके पास 3 हो गया है। 3 निकाल रहे हो, एक थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो आपके पास 2 हो गया। इसी प्रकार ये जो व्यापक रूप क्या बन रहा है इसका, इस AP का व्यापक रूप क्या है? पहले A जमा D, A जमा 2D, A जमा में 4D, A जमा में 5D, और ऐसे ही चलते जाएंगे। और एक व्यापक या एक हम इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो AN बराबर है A जमा में N-1 इंटू में D। तो इसका एक व्यापक रूप बन गया है, या इसको हम जनरल फार्मूला भी कह देते हैं। तो ये एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो पिंकी आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया हो गया।
हाँ रीना, अपना सवाल पूछे। नमस्कार, मेरा नाम रीना है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी में से है कि यदि a बराबर 5, d बराबर 3 हो तो AP ज्ञात करें। ठीक है, धन्यवाद। तो रीना ने अभी जो हमने व्यापक रूप पढ़ा है या जनरल फार्मूला जो AP का हमने देखा, उसी का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि यदि a बराबर 5 है और d बराबर 3 है तो हमें AP ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर a1 बराबर 5 है, हमने फर्स्ट टर्म मान लिया है 5। जो a2 जो आएगा, हमारी जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो होगी a1 जमा में d, यानी 5 जमा में 3 बराबर 8। अब a3 निकालेंगे। a3 कैसे निकालेंगे? a1 जमा में 2d बराबर है 5 जमा में 2 इंटू 3, जो कि हमारा 11 बन गया है। a4 कैसे निकालेंगे? a1 जमा में 3d बराबर है 5 जमा में 3 इंटू 3, जो कि आपका 14 बनता है। इसी प्रकार हम इसकी पांचवी टर्म कैसे निकालेंगे? a5 बराबर है a1 प्लस 4d बराबर है 5 जमा में 4 इंटू 3, जो कि 17 है। इसी प्रकार अगर हम इसका जनरल टर्म निकाल दें, an बराबर है a जमा में n माइनस 1 इंटू में d, और इस प्रश्न में a का मान क्या है? 5 है, तो बराबर हो गया 5 जमा में n माइनस 1 इंटू में 3। इसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 5 जमा में 3n माइनस 3। तो जो इसका 5 में से 3 घटाने पर 2 बन गया, 2 जमा में 3 है। तो an या इसका जनरल जो इस AP का फार्मूला बन रहा है वो है 2 जमा में 3n, यानी ये इसका व्यापक रूप भी बन जाता है इस AP का इस फार्मूले में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि AP कैसे निकालनी है जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ हो और आपको D भी हो। तो रीना, मुझे लगता है आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। हाँ निकिता, अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम निकिता है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है कि किसी AP का n वह पद कैसे निकाला जाता है। थैंक यू। प्रश्न उन्होंने पूछा है, इसको हम कर चुके हैं। निकिता जानना चाहती है कि किसी AP का nवां पद कैसे निकाला जाता है। जो हमने व्यापक रूप पढ़ा है या nवां पद निकालना, दोनों एक ही बात है। आइए इस प्रश्न को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक AP है जो है 5, 11, 17, 23, 29। यहाँ पर प्रथम पद जो A है वो 5 है। अगर आप D निकाले, सार्वंतर निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 यानी 11 घटा में 5, जो कि 6 है। अब हम कैसे निकालेंगे? A1 आपका 5 हो गया है। अब जो 11 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 जमा में 6 बराबर है A1 जमा में D। इसी प्रकार हम 17 को लिख सकते हैं। 17 बराबर है 5 जमा में 2 इंटू 6 बराबर है A1 जमा में 2D। इसी प्रकार आप लिख सकते हो जो आपका 23 है उसको हम लिखेंगे 5 जमा में 3 इंटू में 6, 3 इंटू 6 बराबर है A1 जमा में 3D। इसी प्रकार 29 को हम लिख सकते हैं। 29 बराबर है 5 जमा में 4 इंटू 6 बराबर है A1 जमा में 4D। तो इन अगर चारों को हम अगर पैटर्न को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो A1 जो है प्रथम जो टर्म है वो हर किसी में ले गए हैं। जब भी आप कोई टर्म निकालना चाहते हो तो प्रथम आपको पद चाहिए। अब D कितना लेना है? जब आप दूसरी टर्म निकाल रहे हो तो आपका D होता है 1। आप तीसरी टर्म निकाल रहे हो तो D होता है 2। जब आप चौथी टर्म निकाल रहे हो तो D होता है 3। पांचवी टर्म निकाल रहे हैं तो D होता है 4। कहने का अभिप्राय कि D आपने एक कम लेना है। जो भी आप पद निकालना चाहते हो उसमें D आपको एक कम लेना है। या हम जनरल टर्म या nवां पद इसी प्रकार लिख पा रहे हैं
कि जो आपकी nth टर्म है या जनरल nवां पद है वो बराबर होगा a1 जमा में n-1 इंटू में d। n क्योंकि जो भी आप पद निकालते हो उसको n को आपको उसमें से एक कम करके लिखना है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो जनरल या nवां पद जो है an बराबर है a1 जमा में n-1 इंटू d। a1 प्रथम पद रहेगा उस एपी का और d जो होता है आपका सार अंतर होता है। तो निकिता आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो जितनी भी देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुँच सके। तो चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ जी। मेरा नाम परमीत कौर है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ जी परमीत कौर, आपने पूछा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर निकाले, इसका डी निकाले। आइएगा इस प्रश्न को हल करते हैं। जो हम व्यापक रूप या जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी टर्म अगर आप लिखना चाहते हो an बराबर है a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पर 17वां जो पद है a17 पद बराबर है a10 प्लस 7, यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसको हमने फार्मूले में लिख लिया है। a17 बराबर है a10 प्लस में 7। हम मान लेते हैं यहाँ प्रथम पद आपका a1 है और सार्वंतर d है। तब हम लिख पा रहे हैं कि a जो 17वां पद बराबर है a जमा में 16d बराबर है 10वें पद को कैसे लिखेंगे a जमा में 9d और 7 अधिक है ये तो जमा में 7 हो गया। तो अब a से a कैंसिल हो गया तो हमारे पास आता है कि 16d बराबर है 9d प्लस में 7। अब 9d 16d की साइड में जाएगा तो 16d माइनस 9d बराबर है 7। तो 7d बराबर है 7 तो d का मान आ गया 1। तो सार्वंतर इसमें क्या आएगा 1 आ गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम हिमांशु रानी है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा सवाल समांतर श्रेणी से है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आशु रानी ने प्रश्न पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है 100, 101, 102, 103 से लेकर 999 तक। ये सभी संख्याएं 3 अंकों वाली हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती है। 100 7 से भाग नहीं होता, 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 ये 7 से भाग होता है। अब प्रथम संख्या जो हमें मिली है जो 7 से भाग होती है वो है 105। इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से भाग होगी। अगर आप 105 में 7 जोड़ दें तो आपके पास 112 आ जाता है। अब 112 भी 7 से भाग होगी। इसके बाद कौन सी संख्या होगी 119। अभी तो हमने 3 संख्याएं गिन पाए हैं जो 7 से भाग हो रही। आखिर में अगर हम चलें पीछे से 999 7 से भाग नहीं होता, 998, 997, 995 और जो 994 संख्या है ये 7 से भाग हो रही है। यानी आखिर में 994 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो रही है। अब हमें क्या पता चल गया है? हमें पता चल गया है कि प्रथम पद 105 है और अंतिम पद जो है 7 से भाग होने वाला वो 994 है। और इसका सार्वंतर क्या है 7 है, क्योंकि 7 जोड़ने पर ही तो संख्याएं प्राप्त हो रही है जो 7 से भाग होगी।
क्योंकि हम जनरल टर्म पढ़ चुके हैं, व्यापक रूप ये देख चुके हैं कि n टर्म जो होती है बराबर होती है a1 जमा में n-1 इंटू में d। तो यहाँ पर n टर्म कौन सी है? 994। 994 बराबर है 105 जमा में n-1 इंटू में 7 बराबर है 105 जमा में 7n घटा में 7 बराबर है 98 जमा में 7n। अब 98 994 की साइड में जाकर घट जाएगा, 994 घटा में 98 बराबर है 7n, या हम कह सकते हैं 896 बराबर है 7n। n 7n 896 के बराबर है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 896 भाग में 7, तो n बराबर आ गया 128। अब ये क्या दिखाता है? 128 क्या है? ये संख्याएं हैं जो n से जो 7 से भाग होगी। 100 और 999 के बीच में 128 संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न लेते हैं। रानी अपना प्रश्न पूछे। मेरा नाम रानी है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न समांतर श्रेणी से है। 1.6 से 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। थैंक यू। तो रानी ने पूछा है प्रश्न जो कि 1 से लेकर 100 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको मान लेते हैं, इसको s लिख देते हैं। s बराबर है 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4 और जमा में ऐसे चलते जाएगा, जमा में 99 जमा में 100। एक बार फिर इसी सम को लिखते हैं कि s बराबर है 100 जमा में 99 जमा में 98 जमा में 97 और ऐसे चलता जाएगा। आखिर में हम पूछते हैं जमा में 3 जमा में 2 जमा में 1। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया है, ऊपर वाले को समीकरण 1 बना दिया। अगर इन दोनों को जोड़ लें हम तो हमारे पास 2s बराबर हो गया 1 और 100 को जोड़ेंगे 101, 2 और 99 को जोड़ेंगे 101। इसी प्रकार 101 101 101 कितनी बार आएगा? ये 100 बार आएगा। तो 2s बराबर क्या हो गया है? 101 गुणा में 100। तो s का मान क्या आ गया? 101 गुणा में 100 भाग में 2 बराबर 101 गुणा में 50 बराबर है 5050। तो इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना होएगा? 5050 होएगा। तो रानी आपको आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाँ जी सोनिया, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम सोनिया है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न समांतर श्रेणी में से है कि समांतर श्रेणी में पदों का योग कैसे निकाला जाता है, इसका सामान्य सूत्र क्या है? धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है सोनिया ने कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो अभी हमने प्रश्न किया है उसी को हम देखते हैं। उसमें हमने देखा कि हमने सम ऑफ n जो निकाला था, n पदों का योग 100 तक जो पद थे, उसमें 100 पद कहाँ तक आ रहे थे कि योग जो था 100 पदों का वो बराबर आ रहा था 101 गुणा में 100 भाग दिया हमने 2 से। या हम कह सकते हैं कि 100 बटे में 2 इंटू में 1 जमा में 100 बराबर है n/2 इंटू a जमा में l। या कह सकते हैं कि जब हमें प्रथम पद भी पता हो और उसका अंतिम पद भी पता हो तो हम इनका योग कैसे निकालेंगे? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l। तो इस प्रकार हम दिए गए पदों का योग निकाल सकते हैं। जब हमें प्रथम पद भी पता हो और अंतिम पद भी पता हो तो हम इनका योग निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला है, इसमें हमें आखिरी पद पता नहीं होता
उसको हम अगर लिखें तो वो इसी के अंदर अगर आप लिखना चाहो तो एस एन बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है जिसे हम किन्हीं भी n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो मैथ का सेशन आपको पसंद आया है। प्लीज़ आप जितनी भी देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके सुझाव बनते हैं आप ज़रूर लिखें, हमें बताएं ताकि इस प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाया जा सके। और मैथ का जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके 5 अंकों में ये सहायक होएगा। 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि। तो साथियों, हमें विश्वास है कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पसंद आया होगा और आप इस बात को भली भांति जान गए होंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम से विद्यार्थियों की शंका समाधान और इसके साथ साथ उनका विषय के प्रति झुकाव रुझान भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे देश, हमारे प्रदेश के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी शंका और अपनी समस्या का जो वीडियो बनाकर इस कार्यक्रम में दे सकें। तो उसके सवालों के जवाब भी हम इसमें शामिल करें।